गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने जो चैप्टर था सेकेंड चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो कंप्लीट कर लिया था। तो थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ उसको स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जो किसी भी सोर्स से एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिप्रेजेंट्स द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट हीट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इसका ड्यूअल करेक्टर होता है कि पार्टिकल करेक्टर भी होता है और वेव करेक्टर भी होता है। ठीक है, now the electromagnetic radiation, as the name suggests, is associated with both the electric field and magnetic field। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो दोनों के साथ एसोसिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी। ठीक है, एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। Now this electromagnetic radiation travel with the velocity of light। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो लाइट की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है कि जितनी ही उसकी स्पीड होती है। ठीक है, और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ एज वी ऑल नो म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा एंड c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, एंड न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो अगर न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा है और हमें पता है 1 बाय लैम्डा क्या होता है? न्यू बार, विच इज़ वेव नंबर, जिसकी जो नॉन एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स, और हम इसकी नॉन एसआई यूनिट ही यूज़ करते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। सो यूनिट्स ऑफ न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाय सी पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ यूनिट्स ऑफ न्यू बार इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स एंड यूनिट्स ऑफ न्यू इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो यूनिट्स ऑफ न्यू बार इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स एंड यूनिट्स ऑफ न्यू इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो फोटोन्स से बने होते हैं, और जो हर फोटोन जो होता है दैट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ दैट ईच फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। और प्लैंक्स इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू एंड H इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। H क्या होता है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है दैट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स एंड ईच फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी हुज एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू Planck's equation E is equal to h nu। Now the electromagnetic radiation seems like this। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। दैट इज ये जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, क्योंकि ये वेव नेचर होता है इसमें। तो मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस में होगी? जेड डायरेक्शन में होगी। तो ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रोपेगेट कर रही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ट्रैवल कर रही है वेव्स की फॉर्म में एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो ये राइट एंगल्स पे ट्रैवल कर रही हैं। नाउ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रीजन क्या क्या है? When different types of electromagnetic radiations are arranged in the order of increasing wavelengths or decreasing frequency। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी रीजन में हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग वेव लेंथ।
ठीक है, एंड वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में दी है। तो इसको आपका जस्ट आइडिया रखना है, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एज इट इज़ क्रैम नहीं करना, बस ये ध्यान में रख लेना कि सबसे जो 1 नंबर पे जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज हैं, फिर गामा रेज हैं, फिर एक्स रेज हैं, फिर यूवी रेज हैं, फिर विजिबल लाइट है, फिर IR रेज हैं, फिर माइक्रोवेव्स हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इस ऑर्डर में दी गई हैं। Now what are the basic features of spectroscopy? Basic features of spectroscopy में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मोलिकुलर स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो हमें कब मिलता है, जब वो एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करते हैं और फिर वो वापस आते हैं आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में और कुछ एनर्जी इमिट करते हैं, ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से जो कि वो इनर ऑर्बिट्स और आउटर ऑर्बिट्स में कर रहे हैं उससे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है? इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो अब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो मॉलिक्यूल, तो अब उसमें अलग अलग तरह के ट्रांजिशन हो सकती हैं। वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के एनर्जी लेवल्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे जिसको हम N वैल्यूज़ बोलते हैं, वाइब्रेशनल सब लेवल्स होंगे जिसको हम V वैल्यूज़ बोलते हैं, रोटेशनल सब लेवल्स होंगे जिसको हम J वैल्यूज़ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें जो N की वैल्यू है वो 1 होती है, फिर 2 होती है। जो वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं उसमें जो V की वैल्यू होती है दैट इज़ 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3, ठीक है। अब जो ये वाइब्रेशनल सब लेवल्स हैं इनके अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे कि V इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 इतने रोटेशनल लेवल्स हैं। अच्छा, V इज इक्वल टू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल सब लेवल्स हैं दैट इज 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड V इज इक्वल टू 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल सब लेवल्स है दैट इज 0 1 2 3 4। V इज इक्वल टू 3 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल सब लेवल हैं सेम जैसे नीचे दिए गए हैं 0 1 2 3 4, इसी तरह से होंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो था N इज इक्वल टू 1 के लिए। अब जो सेम हमारे पास N इज इक्वल टू 2 के लिए भी होगा। N इज इक्वल टू 2 के लिए V 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। अब N इज इक्वल 3 भी होगा, इस तरह से एंड सो ऑन। तो 0 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल सब लेवल्स होंगे 0 1 2 3 4 होंगे। वाइब्रेशनल सब लेवल 1 के कोरिस्पॉन्डिंग अगेन जो रोटेशनल सब लेवल्स होंगे 0 1 2 3 4 होंगे। वाइब्रेशनल सब लेवल्स 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल सब लेवल्स होंगे वो 0 1 2 3 4 होंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं उसमें जितना एनर्जी डिफरेंस है उससे कम एनर्जी डिफरेंस वाइब्रेशनल लेवल्स में है, ठीक है, और उससे भी कम एनर्जी का डिफरेंस रोटेशनल लेवल में है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो ट्रांजिशन हैं वो भी होंगी साइमल्टेनियसली, क्योंकि उस वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। Absorption and next is absorption and emission spectroscopy. Now what is absorption spectroscopy? अब जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी उसको चाहिए E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में जाने में, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उस रेडिएशन से एब्जॉर्ब करके E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में चला जाएगा, क्योंकि जो E2 की एनर्जी है वो E1 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये हायर एनर्जी लेवल पे गया, हायर एनर्जी लेवल पे वो स्टेबल तो रहेगा नहीं, तो वापस से आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल पे,
ठीक है। अब लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या कर देगा, वो एमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। और उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, ठीक है। तो दोनों ही केस में चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम हो, तो जो डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स होगा दैट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल E के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा, डेल E के। सो डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एच न्यू के। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू HC बाय E2 माइनस E1। तो वेवलेंथ ये आ जाएगी, ठीक है, फॉर बोथ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर में हम जो सेटअप लेते हैं कुछ इस तरह का लेते हैं। इसमें एक सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, फिर एक स्लिट लेते हैं, ठीक है, और फिर उस सोर्स ऑफ रेडिएशन, स्लिट सोर्स ऑफ रेडिएशन से लाइट आती है, स्लिट फोकस करता है उस लाइट को और फिर मोनोक्रोमेटर को पास करता है। मोनोक्रोमेटर इज अ डिवाइस फॉर गेटिंग मोनोक्रोमेटिक दैट इज सिंगल फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस मोनोक्रोमेटर को यूज़ करते हैं। फिर हम इस मोनोक्रोमेटर से जो सिंगल फ्रिक्वेंसी लाइट आएगी उसको हम किस में पास करेंगे, सैंपल सेल में, और फिर लाइट को किस पे इंसिडेंट करेंगे, ग्रेटिंग पे, और फिर ये लाइट किस पे जाएगी, डिटेक्टर पे, ठीक है। तो ए टिपिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ रेडिएशन, ए स्लिट टू गेट अ फाइन बीम, ठीक है, इसमें एक स्लिट होगी टू गेट अ फाइन बीम, ए मोनोक्रोमेटर दैट इज अ डिवाइस फॉर गेटिंग मोनोक्रोमेटिक दैट इज सिंगल फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, ठीक है, ए सैंपल सेल हो गया। डिस्पर्सिंग एलिमेंट होगा इसमें, डिस्पर्सिंग एलिमेंट ग्लास हो सकता है या क्वार्ट्ज प्रिज्म हो सकता है या फिर ग्रेटिंग होती है, ठीक है। डिस्पर्जन तो पता है ना सबको, जो हम जो लाइट को फाइन बीम्स में करते हैं, सेपरेट करते हैं। डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलाव, फैलाना, ठीक है। तो जब उसको हम बोल देते हैं डिस्पर्जन। तो ग्रेटिंग हम इसमें यूज़ करते हैं, इसमें नंबर ऑफ फाइन लाइंस होती हैं जो लाइट को डिस्पर्स करती हैं और डिटेक्टर उसको रीड करता है। तो ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का सेटअप है। इसमें एक डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग और डिटेक्टर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब सिग्नल क्या होता है और नॉइस क्या होता है और उनका रेशो क्या इंडिकेट करता है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। जब हम किसी सैंपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो सैंपल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। फिर उस इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जाता है बाय अ डिटेक्टर, ठीक है। फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिक करंट को वेव की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, और जो इनपुट ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिक करंट को वेव की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और उसका आउटपुट देता है। तो वो किस फॉर्म में देता है, सिग्नल की फॉर्म में। फिर वो उस सिग्नल को किस पे सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉडिफायर्स में। ये क्या करते हैं, उस सिग्नल को मॉडिफाई कर देते हैं, उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो वो मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉडिफायर ने मॉडिफाई किया था, उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम रीड कर सकते हैं थ्रू आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो उसको हम रीड कर सकते हैं थ्रू आउटपुट ट्रांसड्यूसर। पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था वो सैंपल पे इंसिडेंट हुआ, सैंपल ने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और फिर डिटेक्टर ने उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया, फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर ने उसको वेव की फॉर्म में एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसका आउटपुट क्या दिया, एज अ सिग्नल। फिर उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉडिफायर्स के पास किया, उन्होंने उस सिग्नल को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो वो मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट कैन बी रीड थ्रू आउटपुट ट्रांसड्यूसर। और उसको हम किस पे रीड कर सकते हैं, आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे। अब जो सिग्नल है दैट कैन बी कंसीडर्ड एंड मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब जो सिग्नल है सैंपल की वजह से भी मिल सकता है, या फिर सैंपल के आसपास जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे ड्यू टू अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट अलोंग विद सैंपल, वो इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द मेजरमेंट, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया मेजरमेंट में,
तो इसलिए वो यूज़ होता है, ठीक है। तो सिग्नल जो मिल सकता है वो हमें सैंपल की वजह से मिल सकता है या फिर ड्यू टू अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट अलोंग विद द सैंपल, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है मेजरमेंट में उसकी वजह से भी सिग्नल मिल सकता है, ठीक है। नाउ सिग्नल प्रोड्यूस ड्यू टू पार्ट 2 इज नोन एज नॉइस। अब जो पार्ट 2 की वजह से सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉइस, ठीक है। सैंपल की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम सिग्नल ही बोलते हैं, लेकिन जो सैंपल के पास जो और चीज़ें रखी हैं उसकी वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉइस। या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है मेजरमेंट में उसकी वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉइस। नॉइस क्या होते हैं, अनवांटेड सिग्नल। नॉइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अनवांटेड सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नॉइस represents the random electronic signals that are usually visible as fluctuations of the baseline of the signal. तो नॉइस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रैंडम और अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट आर यूजुअली विजिबल एज फ्लक्चुएशंस ऑफ द बेसलाइन ऑफ द सिग्नल। तो ये इसकी डेफिनेशन है नॉइस की, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कि जैसे ये सिग्नल है, अब जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड नॉइस के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होता है। जैसे अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना होगा तो नॉइस का एम्पलीट्यूड इतना होता है, ठीक है। तो ये है सिग्नल टू नॉइस रेशो। तो S/N रिप्रेजेंट सिग्नल टू नॉइस रेशो दैट इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बाय एवरेज नॉइस एम्पलीट्यूड। सो S/N रेशो कैन बी एनहेंस्ड बाय 2 वेज। तो सिग्नल टू नॉइस रेशो को हम 2 तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ हार्डवेयर टेक्निक दैट इज़ फिल्टर्स और लोकिन एम्पलीफायर्स। सॉफ्टवेयर टेक्निक्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र कर लेते हैं, या तो टाइम डोमेन की फॉर्म में या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में उसको नोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमने टाइम डोमेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन FT, ठीक है, विच इज़ लेस कॉमन। IV that is intensity of radiation in terms of frequency domain, that is to represent the data in terms of the intensity of radiation in terms of frequency, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी IV, उसको हम FT में कन्वर्ट कर सकते हैं, और FT को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, IV में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो IV कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू FT थ्रू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो IV कैन बी कन्वर्टेड इनटू FT थ्रू द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस फॉर्मूला से हम IV को FT में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स -∞ टू +∞ एक्सपोनेंशियल 2 पाई I न्यू T इंटू IV d न्यू, ठीक है। कन्वर्स भी कर सकते हैं हम, FT को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, I म्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम FT को IV में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इट बिटवीन द लिमिट्स -∞ टू +∞ e⁻⁻² पाई I न्यू T FT इंटू dt, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 2। टेक स्पेक्ट्रम इन FT एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू IV। हम अगर FT में स्पेक्ट्रम ले लें और उसको IV में भी कन्वर्ट, मतलब मोस्टली हम यूँ करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वो FT के टर्म्स में ले लेते हैं और फिर उस स्पेक्ट्रम को IV के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डूइंग सो, इससे क्या होता है कि अगर हम शुरू में ही IV की फॉर्म में स्पेक्ट्रम नोट करने बैठ गए तो उसमें टाइम एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उसमें टाइम एक्सपेंस ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए पहले हम उसको FT की फॉर्म में नोट कर सकते हैं और फिर उसको स्पेक्ट्रम को FT की फॉर्म में नोट करके और फिर उसको IV में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो
ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम इन FT एंड तो उसमें टाइम एक्सपेंस कम लगता है और फिर उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी पीछे बताया था इंटीग्रेटिंग वाला, उसको फिर IV में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये स्पेक्ट्रम नोट किया है, ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे 3 तरह की वेव्स दिखाई हैं, एक ये रेड में दिखाई है, एक ये सोलर्ड लाइन में दिखाई है और एक ये डॉटेड लाइन में दिखाई है। सोलर्ड लाइन वाली एट फ्रीक्वेंसी ν1, रेड वाली ν0 और डॉटेड वाली ν2। तो 3 फ्रीक्वेंसी पे ये जो स्पेक्ट्रम मिला है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 3 इंडिविजुअल FTs हैं। ये क्या है? 3 इंडिविजुअल FTs हैं एट फ्रिक्वेंसी ν0, ν1 एंड ν2। ठीक है, जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें एक सिंगल FT मिलेगा इस तरह का, रिजल्टेंट FT बोलेंगे इसको। ठीक है, 3 इंडिविजुअल FTs का जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट FTs। फिर जो रिजल्टेंट FT मिलेगा उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है IV में। ठीक है, सो हियर इज़ अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू IV। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? FT लीड्स टू रैपिड स्कैनिंग। FT से क्या होता है? एक तो रैपिड स्कैनिंग हो जाती है। ठीक है, नाउ इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कार्बन 13 होता है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलता है हमें। कार्बन 12 तो मिलता है लेकिन कार्बन 13 बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1000 स्कैन रिक्वायर होते हैं टू एक्सट्रैक्ट द वीक कार्बन 13 सिग्नल फ्रॉम नॉइज। तो नॉर्मल अगर हम इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसका स्कैन करने लगे तो हमें 1000 स्कैन रिक्वायर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको FT टेक्निक यूज़ करें तो सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं हमें इस स्कैन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और अगर कॉन्टीन्यूस वेव मेथड से करें तो उसके लिए हमें 25 घंटे लग जाते हैं। तो सबसे एफिशिएंट टेक्निक हमारे पास जो अब है दैट इज़ FT टेक्निक। ठीक है, सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है वो सबसे एफिशिएंट टेक्निक है टू कंप्लीट अबाउट द स्कैन्स। नाउ व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की हमें डिफाइन करनी होती है, किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर की। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर की? इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एडजेसेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स और 2 वेरी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस एज सेपरेट एंटिटीज़। जो 2 रेडिएशंस हैं उनको रिजॉल्व करने की पावर को हम क्या बोल देते हैं? उसकी रिजॉल्विंग पावर किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की। जैसे हम यहाँ पे लेंस L रख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 रेडिएशंस आ रही हैं 1 और 2। यहाँ पे हमने प्रिज्म रखा, ठीक है, फॉर द डिस्पर्जन ऑफ दीज 2 रेडिएशन विच आर पासिंग थ्रू द एजेस ऑफ दीज प्रिज्म। ठीक है, फिर हमने आगे एक लेंस रखा उसको फोकस करने के लिए, तो यहाँ पे हमें 2 रेडिएशंस इस तरह से मिली। ठीक है, मान लो अगर एक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो दूसरे रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। तो इनमें जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ? डी लैम्डा का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म। तो आफ्टर डिस्पर्जन 2 रेडिएशन सेपरेट आउट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अगर लैम्डा की फॉर्म में देखें, अगर फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में देखें तो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू की फॉर्म में देख सकते हैं, एंड न्यू बार प्लस डी न्यू बार की फॉर्म में भी देख सकते हैं। देन द इंटरवल डी लैम्डा डी न्यू एंड डी न्यू बार इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? रेजोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, एंड नाउ इफ दीज इंटरवल्स आर स्मॉल, अगर ये इंटरवल स्मॉल होंगे देन द प्रिज्म हैज़ हाई रेजोल्यूशन। अगर ये डी लैम्डा डी न्यू और डी न्यू बार की वैल्यू कम है, वैल्यू स्मॉल है, तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका रेजोल्यूशन हाई है। ठीक है, मतलब उसने हाईली रिजॉल्व किया है। अगर डी लैम्डा डी म्यू और डी म्यू बार की वैल्यू स्मॉल होगी तो उसने हाईली उसको रिजॉल्व किया है। ठीक है, इंटरवल्स आर लार्ज तो प्रिज्म की लो रिजोल्यूशन होगी। अगर ये इंटरवल स्मॉल हैं तो प्रिज्म की हाई रिजोल्यूशन है, अगर ये इंटरवल्स लार्ज हैं तो प्रिज्म की लो रिजोल्यूशन होगी। ये चीज़ ध्यान में रखना आप।
इंटरवल स्मॉल है देन द प्रिज्म हैज़ हाई रेजोल्यूशन, एंड इफ़ द इंटरवल्स आर लार्ज देन द प्रिज्म हैज़ लो रेजोल्यूशन। ठीक है, सो नाउ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ डिस्पर्सिंग एलिमेंट, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी लैम्डा, न्यू बाय डी न्यू एंड न्यू बार बाय डी न्यू बार, वी रिप्रेजेंट इट एज इक्वेशन 1. ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म दैट इज इक्वल टू बी डी एन बाय डी लैम्डा. नाउ बी इज द बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म एंड एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो B जो है वो बेस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो N है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर, अगर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है तो डी एन बाई डी लैम्डा क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे. ठीक है, अगर किसी प्रिज्म की जो रिजॉल्विंग पावर है वो हाई है तो डी एन बाई डी लैम्डा क्या होंगे, लार्ज होंगे. ठीक है, क्योंकि अगर उस प्रिज्म की हाई रिजॉल्विंग पावर होगी, हाई रिजॉल्विंग पावर जिस प्रिज्म की होती है उसके लिए डी लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है. अगर डी लैम्डा की वैल्यू स्मॉल होगी तो डी एन बाई डी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो अगर डी एन बाई डी लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस प्रिज्म की रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, नाउ इफ़ पॉइंट्स पी एंड पी डैश आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एल देन द लीनियर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डी एल बाई डी लैम्डा एंड वी रिप्रेजेंट इट एज इक्वेशन 3. ठीक है, अगर P और P डैश को हम सेपरेट कर रहे हैं बाय डिस्टेंस DL तो लीनियर डिस्पर्जन इज इक्वल टू DL बाय D लैम्डा. और अगर P और P डैश आर सेपरेटेड बाय एंगल D थीटा देन द एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू if the difference between angles at which the ray is going to P and P dash is d theta then angular dispersion is equal to d theta by d lambda and we represent it as equation 4. ठीक है, तो हमें रिजॉल्विंग पावर पता चल गया, उसकी डेफिनेशन पता चल गई होती क्या है. ठीक है, और ये भी पता चल गया कि अगर डी लैम्डा स्मॉल होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी. इंटरवल्स रिजॉल्विंग पावर को किन दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने वो देख लिया. लीनियर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, हमने ये सब देख लिया. ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे इस लेक्चर में.